चैप्टर 2 भाग 5। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं सीधे घर चला जाऊं? हे भगवान, हे भगवान, मैंने कल खुद को इस डिनर पर क्यों बुलाया? लेकिन नहीं, यह नामुमकिन है। और मेरा 3 घंटे तक टेबल से स्टोव तक ऊपर नीचे चलना, नहीं, उन्हें नहीं, उन्हें और किसी और को मेरे ऊपर नीचे चलने का पेमेंट नहीं करना चाहिए। उन्हें यह बेइज्जती मिटानी होगी। गाड़ी चलाओ। और अगर वे मुझे कस्टडी में दे दें तो वे हिम्मत नहीं करेंगे, वे स्कैंडल से डरेंगे। और अगर जेवर को इतना बुरा बर्ताव करता करे कि वह मुकाबला करने से मना कर दे, वह ज़रूर करेगा, लेकिन उस मामले में मैं उन्हें दिखा दूंगा। कल जब वह निकलेगा तो मैं पोस्टिंग स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। मैं उसका पैर पकड़ूंगा। जब वह गाड़ी में बैठेगा तो मैं उसे कोट को खींच लूंगा। मैं उसके हाथ में अपने दांत गड़ा दूंगा। मैं उसे काट लूंगा। देखो, तुम परेशान आदमी को किस हद तक ले जा सकते हो। सकता है वह मेरे सिर पर मार दे और वह मुझे पीछे हटे। मैं इकट्ठा भीड़ से चिल्लाऊंगा, इस छोटे पिल्लों को देखो, जो अब मुझे अपने चेहरे पर थूकने के बाद इस सर सरसियन लड़कियों को लुभाने के लिए गाड़ी चला रहा है। बेशक उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑफिस धरती से गायब हो जाएगा। अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो मुझ पर केस चलेगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, साइबेरिया भेज दिया जाएगा। कोई बात नहीं। 15 साल में जब वे मुझे जेल से बाहर निकालेंगे तो मैं फटेहाल कपड़ों में एक भिखारी की तरह उसके पास जाऊंगा। मैं उसे किसी छोटे शहर में ढूंढूंगा। वह शादीशुदा और खुश होगा। उसकी एक बड़ी बेटी होगी। मैं उससे कहूंगा, देखो राक्षस, मेरे पिच के गालों और फटे कपड़ों को मैंने वह सब खो दिया। मेरा करियर, मेरी खुशी, कला, विज्ञान और वह औरत जिसे मैं प्यार करता था, और सब कुछ तुम्हारे जरिए। ये रही पिस्तौलें। मैं अपने पिस्तौल चलाने आया हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फिर मैं गोली हवा में चलाऊंगा और वह कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं सच में रोने वाला था। हालांकि वह उस समय मुझे अच्छी तरह पता था कि यह सब पुश्किन के सिल्वो और लेरमो लेरमोंटोव के से निकला था। और अचानक मुझे बहुत शर्म आई। इतनी शर्म कि मैंने घोड़ा रोक दिया, स्लेज से उतरा और सड़क के बीच में बर्फ से खड़ा हो गया। ड्राइवर ने मुझे देखा, आहें भरते हुए और हैरान होकर। मैं क्या करता? मैं वहां नहीं जा सकता था। साफ तौर पर यह बेवकूफ़ी थी और मैं चीज़ों को वैसे ही नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसा, हे भगवान, मैं चीज़ों को कैसे छोड़ सकता था। और इतनी बेइज्जती के बाद नहीं चिल्लाया। मैं चिल्लाया, खुद को फिर से स्लेज में फेंकते हुए, यह तय है, यह किस्मत है, गाड़ी चलाते रहो। और अपनी बेसब्री में मैंने स्लेज ड्राइवर को मुक्का मारा गर्दन के पीछे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? किसान चिल्लाया, लेकिन उसने अपने घोड़ों को इतना जोर से मारा कि वह लात मारने लगा। गीली बर्फ बड़े बड़े टुकड़ों में गिर रही थी। मैंने इसकी परवाह किए बिना अपने बटन खोल दिए। मैं बाकी सब कुछ भूल गया, क्योंकि मैंने आखिरकार थप्पड़ मारने का फैसला कर लिया था। और डर के मारे महसूस कर रहा था कि यह अभी तुरंत होने वाला है और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। सुनसान स्ट्रीट लैंप बर्फ के अंधेरे में किसी अंतिम संस्कार की मशालों की तरह उदास होकर चमक रहे थे। बर्फ मेरे क्रेवेट के नीचे बह गई और वहीं पिघल गई। मैंने खुद को लपेटा नहीं था। वैसे भी सब कुछ खो गया था। आखिरकार हम पहुंच गए थे। मैं लगभग बेहोश होकर बाहर कूदा, सीढ़ियों से ऊपर भागा और दरवाज़ा खटखटाने और लात मारने लगा। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हुई, खासकर मेरे पैरों और घुटनों में। दरवाज़ा जल्दी से खोला गया, उन्हें जैसे उन्हें पता हो मैं आ रहा था। असल में सिमोनोव ने उन्हें चेतावनी दी थी कि शायद कोई और आदमी आएगा, और वह ऐसी जगह थी जहां किसी को पहले से बता देना था और कुछ सावधानियां बरतनी थी। यह उनकी मिलनरी जगहों में से एक थी, जिन्हें पुलिस ने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। दिन में यह सच में एक दुकान थी, लेकिन रात में अगर किसी का कोई परिचय होता तो वह दूसरे कामों के लिए वहां जा सकता था। मैं तेजी से अंधेरी दुकान में से होते हुए जाने पहचाने ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, और हैरानी से खड़ा रह गया। वहां कोई नहीं था। वे कहाँ हैं? मैंने किसी से पूछा, लेकिन अब तक जाहिर है वे अलग हो चुके थे। मेरे सामने एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान वाला आदमी खड़ा था। वह खुद मैडम थी, जिसने मुझे पहले देखा था। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। किसी की बात पर ध्यान दिए बिना मैं कमरे में घूमता रहा, और मुझे लगता है कि मैं खुद से बातें कर रहा। मुझे लगा जैसे मैं मौत से बच गया, और मुझे इस बात का एहसास था खुशी से
हर जगह मुझे वह थप्पड़ मारना चाहिए था, मुझे ज़रूर मारना चाहिए था, लेकिन अब वे यहाँ नहीं थे और सब कुछ गायब हो गया था और सब बदल गया था। मैंने चारों ओर देखा। मुझे अभी अपनी हालत का एहसास नहीं हो रहा था। मैंने मशीन की तरह उस लड़की को देखा जो अंदर आई थी, और मुझे एक ताज़ा जवान, थोड़े पीले चेहरे, सीधे गहरी बाहों वाला, और उसकी आंखें गंभीर, जैसे हैरान करने वाली थी, मुझे तुरंत अपनी ओर खींच रही थी। अगर वह मुस्कुरा रही होती तो मुझे उससे नफरत हो जाती। मैं उसे और ध्यान से और मानो कोशिश देख कर करके देखने लगा। मैंने अपने विचार पूरी तरह से इकट्ठा नहीं किए थे। उसके चेहरे पर कुछ सादा और अच्छा स्वभाव था, लेकिन कुछ अजीब तरह के गंभीर भी था। लेकिन मुझे यकीन है कि यही बात उसके रास्ते में आ रही थी। उन बेवकूफ़ों में से किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया था। हालांकि उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता था, हालांकि वह लंबी, मजबूत दिखने वाली और अच्छी कदकाठी वाली थी। उसने बहुत सादे कपड़े पहने थे और मेरे अंदर एक घिनौना सा उठा। मैं वो सीधा उसके पास गया। मैंने इत्तेफाक से शीशे में देखा। मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा घिनौना लगा, पीला, गुस्से वाला, बेबस, बिखरे बालों वाला। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, मैंने सोचा। मुझे खुशी है, मैं उसे बुरा लगूंगा, मुझे यह पसंद है। 6 6 कहीं स्क्रीन में के पीछे एक घड़ी गरगराने लगी, जैसे किसी चीज़ से दबी हो, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। एक अजीब तरह की लंबे समय तक गराने के बाद एक तीखी, गंदी और मानो अचानक तेज घंटी बजी, जैसे कोई अचानक आगे कूद रहा हो। 2 बज गए। मैं जाग गया। हालांकि मैं असल में सोया नहीं था, बल्कि आधे होश में पड़ा था। उस पतले, तंग, नीचे जगह वाले कमरे में लगभग पूरा अंधेर था, जिसमें एक बड़ी अलमारी, कार्डबोर्ड के डब्बों के ढेर और हर तरह का सामान और कूड़ा करकट पर पड़ा था। टेबल पर जल रही मोमबत्ती का सिरा बुझ रहा था और बीच बीच में हल्की से टिमटिमा रहा था। कुछ ही मिनटों में पूरा अंधेरा हो जाएगा। मुझे होश आने में ज़्यादा देर नहीं लगी। सब कुछ एक साथ, बिना किसी कोशिश के मेरे दिमाग में आ गया कि वह मुझ पर फिर से हमला करने के लिए घात लगाए बैठा हो। और सच में, जब मैं बेहोश था, तब भी एक बात मेरी याद में हमेशा बिना भूले रहती थी, और उसके आसपास मेरे सपने उदास होकर घूमते थे। लेकिन अजीब बात है, उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, अब जागने पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत बहुत दूर अतीत की बात है, जैसे मैंने वह सब बहुत पहले ही जी लिया हो। मेरा सिर गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे ऊपर मंडरा रही है, मुझे जगा रही थी है, मुझे उत्तेजित कर रही है और मुझे बेचैन कर रही है। दुख और नफरत मेरे अंदर फिर से उमड़ रही है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने अचानक अचानक मैंने अपने पास 2 खुली आंखों को देखा, जो मुझे उत्सुकता और लगातार देख रही थी। उन आंखों में एक ठंडी, अलग थलग, उदास नजर थी, मानो वह बिल्कुल दूर हो। वह मुझ पर भारी पड़ रही थी। मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, मेरे पूरा शरीर में फैल गया, एक भयानक एहसास की तरह, जैसे किसी को गीले और फफूंद वाले तहखाने में जाने पर महसूस होता है। उन 2 आंखों में कुछ अजीब सा था, जो अब जाकर मुझे देखने लगी थी। मुझे यह भी याद आया कि उन 2 घंटों में मैंने उस जीव से एक भी शब्द नहीं कहा था, और असल में इसे पूरी तरह से फालतू समझा था। असल में किसी वजह से उस चुप्पी ने मुझे खुश कर दिया। अब मुझे अचानक उसे घिनौना ख्याल का एहसास हुआ, मकड़ी की तरह यह घिनौना, बुराई का, जो प्यार के बिना बड़ी बेशर्मी से उसी चीज़ से शुरू होती है जिसमें सच्चा प्यार अपने अंजाम तक पहुंचता है। बहुत देर तक हम एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने अपनी आंखें नहीं झुकाई और उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला, जिससे आखिर में मुझे अजीब लगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अचानक पूछा, बात खत्म करने के लिए। लीज़ा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए जवाब दिया, लेकिन किसी तरह वह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उसने अपनी आंखें फेर ली। मैं चुप था। क्या मौसम है? बर्फ बहुत खराब है, मैंने लगभग खुद से कहा, अपना हाथ सिर के नीचे रखकर और छत को देखते हुए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह बहुत बुरा था। क्या आप हमेशा पीटर्सबर्ग में ही रहती हैं? मैंने 1 मिनट बाद लगभग गुस्से में अपना सिर थोड़ा सा उसकी तरफ घुमाते हुए पूछा। नहीं। आप कहाँ से आए हैं? रीगा से, उसने अनिच्छा से जवाब दिया। क्या आप जर्मन हैं? नहीं, रूसी। क्या आप बहुत समय से यहाँ हैं? कहाँ? इस घर में एक पखवाड़ा है। वह और भी झटके से बोली। मोमबत्ती बुझ गई है और अब उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहा था। क्या आपके माता पिता हैं? हाँ, नहीं, मेरे पास हैं। वे कहाँ हैं? वहाँ, रीगा में। वे क्या हैं? ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों, वे किस क्लास के हैं?
ट्रेड्स पी ट्रेड्स पीपल ट्रेडिस पीपल। क्या आप हमेशा उनके साथ रहती हैं? हाँ। तुम कितने साल के हो? 20। उन्होंने तुम्हें उन्हें क्यों छोड़ा? ओह, बिना किसी वजह के। उसका जवाब मतलब था, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बीमार, उदास महसूस कर रहा हूँ। हम चुप थे। भगवान ही जाने मैं क्यों नहीं गया। मुझे खुद को और ज़्यादा बीमार और उदास महसूस होने लगा। पिछले दिन की तस्वीर मेरी मर्जी के बिना उलझन में मेरी यादों में घूमने लगी। मुझे अचानक वह बात याद आई जो मैंने सुबह देखी थी, जब मैं बेचैनी से भरे विचारों में ऑफिस की तरफ भाग रहा था। मैंने कल उन्हें एक ताबूत ले जाते हुए देखा था और वे उसे लगभग गिरा ही चुके थे। मैंने अचानक जोर से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बातचीत शुरू करना चाहता था, बल्कि ऐसा लगा जैसे गलती से हो गया। ताबूत, हाँ। हम हेमार्केट में वे इस तहखाने से बाहर ले जा रहे थे। तहखाने से? किस तहखाने से? किसी तहखाने से नहीं, बल्कि बेसमेंट से। ओह, तुम्हें पता है, नीचे एक बदनाम घर से। चारों तरफ गंदगी थी, अंडे के छिलके, कूड़ा, बदबू, या घिनौना था। मौन दफनाने के लिए एक बुरा दिन। मैंने चुप रहने से बचने के लिए कहा, बुरा किस तरह से? बर्फ, गीलापन। मैंने जमाई ली। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यह बहुत बुरा है। मैंने फिर से जमाई ली। कब्र खोदने वालों ने बर्फ में भीगने की कसम खाई होगी, और कब्र में पानी भी होगा। कब्र में पानी क्यों? उसने एक तरह की जिज्ञासा से पूछा, लेकिन पहले से भी ज्यादा सख्ती, और अचानक से बोली। मुझे अचानक गुस्सा आने लगा। अरे, नीचे 1 फुट पानी तो रहा ही होगा, गहरी। आप वाल्कोव कब्रिस्तान में सूखी कब्र नहीं खोद सकते। क्यों? क्यों? उस जगह पर पानी भरा हुआ है। यह एक आम दलदल है, इसलिए वे उन्हें पानी में गाड़ देते हैं। मैंने खुद इसे देखा है कई बार। मैंने इसे एक बार भी नहीं देखा था। असल में मैं कभी वोल्कोवो नहीं गया था और इसके बारे में सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे मरते हो? लेकिन मैं क्यों मरूं? उसने जवाब दिया, जैसे अपना बचाव कर रही हो। क्यों? किस दिन तुम मरोगी, और तुम भी उस मरी हुई औरत की तरह ही मरोगी। वह तुम्हारी तरह ही एक लड़की है। वह कंजप्शन से मर गई है, और एक औरत हॉस्पिटल में मर जाती है। वह जानती है सब कुछ पहले ही हो चुका है। उसने लड़की नहीं, वेंच कहा। वह अपनी मैडम की कर्जदार थी। मैंने जवाब दिया। बातचीत से और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और आखिर तक उनके लिए पैसे कमाती रही, भले ही उन्हें कंजप्शन था। पास खड़े कुछ स्लेज ड्राइवर कुछ सैनिकों से उनके बारे में बात कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे। बेशक वे जानते थे। वे हंस रहे थे। वे उनकी याद में पीने के लिए एक पाउट में मिलने वाले थे। उनमें से एक बहुत कुछ मेरा ही आविष्कार था। इसके बाद सन्नाटा छा गया, गहरी खामोशी। वह हिली तक नहीं। और क्या अस्पताल में मरना बेहतर है? क्या यह एक जैसा नहीं है? वैसे भी मैं क्यों मरूं? उसने चिढ़कर कहा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्यों? क्यों? सच में, अभी तुम जवान हो, सुंदर हो, फ्रेश हो, तुम्हारी कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन इस ज़िंदगी के 1 और साल बाद तुम बहुत अलग हो जाओगे। तुम चले जाओगे 1 साल में। खैर, 1 साल में तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। मैंने गुस्से से कहा। तुम यहाँ किसी और निचले घर में जाओगे 1 साल बाद। तीसरे और निचले, और 7 साल में तुम हेमार्केट के किसी बेसमेंट में आ जाओगे। यह तब होगा जब तुम लकी होगे। लेकिन यह और भी बुरा होगा अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, मान लो, और ठंड लग जाए या कुछ और। अपने लाइफस्टाइल में किसी बीमारी से उबरना आसान नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शायद तुम उसे छुटकारा न पा सको, और इस तरह तुम मर जाओगे। अच्छा, तो मैं मर जाऊंगी? उसने जवाब दिया, बदले की भावना से और एक तेज हरकत से। लेकिन एक को तो खेद है। किसके लिए खेद है? जीवन के लिए खेद है। चुप्पी। क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? इससे तुम्हें क्या लेना देना? ओहो, मैं तुमसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा हूँ। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बेशक तुम्हारी अपनी परेशानियां हो रही होंगी, मुझे इससे क्या। बस मुझे दुख हुआ। किसके लिए दुख? तुम्हारे लिए दुख। जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा और फिर से हल्की सी हरकत की। इससे मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। क्या मैं उसके साथ बहुत नरम था? वह क्यों? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो? मुझे कुछ नहीं लगता। यही तो गलत है कि तुम सोचते नहीं हो। जब तक समय है, इसे समझ लो। अभी भी समय है। तुम अभी भी हो जवान, सुंदर। तुम प्यार कर सकती हो। तुम शादीशुदा हो सकती हो, खुश हो सकती हो। सभी शादीशुदा औरतें खुश नहीं होती। उसने उसी रूखे और अचानक लहजे वाले में कहा जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। सब नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी यह जिंदगी की
ज़िंदगी से बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा प्यार से इंसान बिना किसी खुशी के भी जी सकता है, दुख में भी। ज़िंदगी मीठी है, ज़िंदगी मीठी है, चाहे कोई कैसे भी जिए। लेकिन यहाँ क्या है सिवाय ज़िंदगी के? उफ़! मैं नफ़रत से मुँह फेर लिया। अब मैं ठंडे दिमाग से बात नहीं कर रहा था। मुझे लगने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं इस विषय के लिए तैयार हो गया। मैं पहले से ही उन अप्यारे विचारों को समझने के लिए बेताब था, जिनके बारे में मैंने अपने कोने में सोचा था। अचानक मेरे अंदर कुछ हुआ। मेरे सामने एक चीज़ आ गई थी। मेरे यहाँ होने की परवाह मत करो। मैं तुम्हारे लिए कोई मिसाल नहीं हूँ। मैं शायद उससे ही बुरा हूँ। हालाँकि जब मैं यहाँ आया था तो नशे में था। मैंने खुद के बचाव से जल्दी से कहा, इसके अलावा एक आदमी एक औरत के लिए कोई मिसाल नहीं है। यह एक बात अलग है, मैंने खुद को नीचा दिखा सकता हूँ और गंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं आता हूँ और जाता हूँ, बस यही बात ख़त्म हो जाती है। मैं इसे झटक देता हूँ और मैं एक अलग आदमी हूँ, लेकिन तुम शुरू से ही गुलाम हो। हाँ, गुलाम। तुम सब कुछ छोड़ देते हो, अपनी पूरी आज़ादी। अगर तुम बाद में अपनी जंजीरें तोड़ना चाहोगे तो नहीं तोड़ पाओगे। तुम और ज़्यादा फंसते जाओगे। यह एक श्रापित गुलामी है, मुझे पता है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, शायद तुम समझोगे नहीं, लेकिन मुझे बताओगे। बताओ, इसमें कोई शक नहीं है, तुम अपनी मैडम के कर्जदार हो। लो, तुम समझी? मैंने कहा। हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सुनती रही, पूरी तरह से डूबी हुई। यह तुम्हारे लिए गुलामी है, तुम अपनी आज़ादी कभी नहीं खरीद पाओगे, वे इसका ध्यान रखेंगे। यह अपनी आत्मा शैतान को बेचने जैसा है, और इसके अलावा शायद मैं भी उतना ही बदकिस्मत। तुम्हें कैसे पता? और जानबूझकर दुख की वजह से कीचड़ में लौट रहे हो। तुम्हें पता है, दुख में लोग शराब पीते हैं। खैर, शायद मैं दुख की वजह से यहाँ हूँ। आओ, मुझे बताओ, यहाँ क्या अच्छा है? यहाँ तुम और मैं साथ में, अभी अभी, और पूरे समय एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहा, और उसके बाद ही तुम मुझे एक जंगली जानवर की तरह घूरने लगे, और मैं तुम्हें। क्या यही प्यार है? क्या एक इंसान को दूसरे से ऐसा मिलना चाहिए? यह घिनौना है, यही है। हाँ, उसने तेजी से और जल्दी में हाँ मिलाई। मैं इस हाँ को जल्दी से हैरान रह गया। तो हो सकता है कि जब यह कुछ देर पहले मुझे देख रही थी तो इसके मन में भी यही बात आ रही हो। तो क्या वह भी कुछ खास सोच सकती थी? दत्त तेरी की, यह तो दिलचस्प था। यह तो एक जैसी बात थी, मैंने सोचा, लगभग अपने हाथ मलते हुए। मैंने सच में, किसी जवान इंसान को इस तरह बदलना आसान है। मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुझे अंधेरे में ऐसा लगा कि उसने अपना हाथ का सहारा लिया हुआ है। शायद वह मुझे गौर से देख रही थी। मुझे कितना अफसोस हुआ कि मैं उसकी आंखें नहीं देख पाया। मैंने उसकी गहरी सांसें सुनी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने उससे पूछा। मेरी आवाज़ में पहले से ही अधिकार का भाव था। ओहो, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने पिता के घर में रहना कितना अच्छा होगा। वह गर्म और आज़ाद है। तुम्हारा अपना घर है। तुम्हारा अपना घर है, लेकिन अगर यह इससे भी बुरा हो तो? मुझे सही टोन अपनानी होगी। यह मेरे दिमाग में कौंधी। मैं सेंटीमेंट मैं सेंटिमेंटलिटी में शायद ज़्यादा ही आगे न बढ़ पाऊँ, लेकिन यह सिर्फ एक पल का ख्याल था। कसम से वह सच में बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। इसके अलावा मैं थका हुआ और मूडी था, और चला कि इतनी आसानी से फीलिंग के साथ चलती है। कौन मना करता है? मैंने जल्दी से जवाब दिया। कुछ भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, और तुमने पाप करने से ज़्यादा पाप किया है। बेशक मुझे तुम्हारी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है लगता कि तुम जैसी लड़की अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। मेरी जैसी लड़की, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं सुना। लानत है। मैं उसकी तारीफ कर रहा था। यह बहुत बुरा था, लेकिन शायद यह अच्छी बात थी। वह चुप थी। देखो लीजा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। अगर बचपन से मेरा कोई घर होता तो मैं आज जैसा नहीं होता। मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ। घर पर कितना भी बुरा हो, वे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, दुश्मन नहीं, अजनबी नहीं। साल में कम से कम एक बार तो वे तुम्हारे लिए अपना प्यार दिखाएंगे। वैसे भी तुम्हें पता है कि तुम घर पर हो, मैं बड़ा हुआ हूँ बिना घर के, और शायद इसीलिए मैं इतना बेपरवाह हो गया हूँ। मैंने फिर इंतज़ार किया। शायद वह समझ नहीं पा रही है, मैंने सोचा, और वास्तव में यह बेतुका ही है, नैतिकता है। अगर मैं पिता होता और मेरी एक बेटी होती तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को अपने बेटों से ज़्यादा सच्चा प्यार प्यार करता। सच में, मैंने बिना कुछ कहे
जैसे कुछ और कह रहा हो। उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि मैं शर्मा गया। ऐसा क्यों? उसने पूछा। आहा, तो वह सुन रही थी। मुझे नहीं पता लीज़ा। मैं एक ऐसे पिता को जानता था जो बहुत सख्ती और सादगी पसंद आदमी था, लेकिन अपनी बेटनी के सामने घुटने के बल बैठ जाता था। उसके पैर हाँ, उसके हाथ पैर चूमता था। सच में वह उससे बहुत प्यार करता था। जब वह पार्टियों में डांस करती थी तो वह लगातार 5 घंटे खड़ा रहता था, उसे देखता रहता था। वह उससे बहुत नाराज़ था। मैं समझता हूँ वह रात को थक कर सो जाती थी और वह उसे नींद में चूमने और उसके ऊपर क्रॉस का निशान बनाने के लिए उठता था। वह एक गंदा पुराना कोट पहनकर घूमता था। वह बाकी सारे सबके साथ कंजूस था, लेकिन उसके लिए अपना आखिरी पैसा भी खर्च कर देता था। उसे महंगे तोहफे देता था और जब वह उसके दिए तोहफों में खुश होती थी तो उसे बहुत खुशी होती थी। पिता हमेशा अपनी बेटियों को माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लड़कियां घर पर खुशी खुशी रहूं और ऐसा चाहती हैं और मानना है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी कभी नहीं करनी चाहिए। आगे क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे जलन होनी चाहिए, सच में होनी चाहिए। यह सोचना कि वह किसी और को किस करे, कि वह अपने पिता से ज़्यादा किसी अजनबी से प्यार करे, यह सोचना भी दर्दनाक है। बेशक यह सब बकवास है। बेशक पिता आखिर में हमें समझदार होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इससे पहले कि मैं उसे जानूं, शादी कर लूं, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। मैं उसके सभी चाहने वालों से बुराई ढूंढूंगा, लेकिन आखिर में मैं उसे उससे शादी करने दूंगा जिससे वह खुद प्यार करती है। बेटी जिससे प्यार करती है, पिता को हमेशा उससे हमेशा सबसे बुरा लगता है। तुम्हें पता है, ऐसा हमेशा होता है। इसी वजह से बहुत सारी पारिवारिक परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोग कुछ लोग अपनी बेटियों को बेचने में खुश होते हैं, बजाय इसके कि उन्हें इज्जत से शादी करना। आहा, तो बस यही था अलीज़ा। ऐसा उन शापित परिवारों में होता है जहाँ न प्यार होता है न ही भगवान, मैंने गर्मजोशी से जवाब दिया। और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कोई कर्ज समझदारी भी नहीं होती। ऐसे परिवार होते हैं, यह सच है, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसी बातें करती हो तो तुमने अपने परिवार में जरूर बुराई देखी होगी। सच में तुमने जरूर देखी होगी। बदकिस्मत रहा हूँ। हम ऐसी चीज़ें ज़्यादातर गरीबी से होती हैं। और क्या अमीर लोगों के साथ यह कुछ बेहतर है? यहाँ तक कि अमीर लोगों के बीच भी गरीब ईमानदार लोग भी जो खुश रहते हैं। हम हाँ, शायद एक और बात लिज़ा, इंसान को अपनी परेशानी गिनाने का शौक होता है, लेकिन वह अपनी खुशियाँ नहीं गिनाता। अगर वह उन्हें वैसे ही गिनता जैसे उसे करना चाहिए था तो वह देखेगा कि हर परिवार में खुशियाँ काफ़ी हैं। और क्या हो अगर अगर परिवार में सब ठीक ठीक चल रहा हो, अगर भगवान का आशीर्वाद उस पर हो, अगर पति अच्छा हो, तुमसे प्यार करता हो, तुम्हें संभाले, कभी तुम्हें छोड़कर न जाए, ऐसे परिवार में खुशियाँ होती हैं। कभी कभी दुख के बीच भी खुशी होती है। और सच में दुख हर जगह है। अगर आप शादी करते हैं तो आप खुद ही जान जाएंगे। लेकिन सोचिए, शादीशुदा जिंदगी के पहले साल किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसे आप प्यार करते हैं, कितनी खुशी होती है कभी कभी। और सच में यह आम बात है। उन शुरुआतों दिनों में पति के साथ झगड़े भी खुशी खुशी ख़त्म हो जाते हैं। कुछ औरतें अपने पति से सिर्फ इसलिए झगड़ा करती हैं क्योंकि वे उनसे प्यार करती हैं। सच में, मैं एक ऐसी औरत को जानता था। वह कहती थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी इसलिए वह उसे परेशान करेगी, इसे उसे इसका एहसास कराएगी कराएगी। आप जानते हैं कि आप प्यार के जरिए जानबूझकर किसी आदमी को परेशान कर सकते हैं। खास औरतें खास तौर पर ऐसी होती हैं। वे खुद को सोचती हैं, मैं उससे इतना प्यार करूंगी, मैं बाद में उसे इतना परेशान करेंगे कि अब उसे थोड़ा परेशान करने का कोई पाप नहीं है। और घर में सभी लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं और तुम खुश, शांत और इज्जतदार हो। फिर कुछ औरतें हैं जो जलन होती हैं अगर वह कहीं चला जाता था। मैं ऐसी औरत को जानता था। वह खुद को रोक नहीं पाती थी, लेकिन रात में उठकर चुपके से यह पता लगाने के लिए भाग जाती थी कि वह कहाँ है। क्या वह किसी और औरत के साथ है? यह अफसोस की बात है। और औरत खुद जानती है कि यह गलत है और उसका दिल टूट जाता है और उसे तकलीफ होती है, लेकिन वह प्यार करती है। यह सब प्यार से होता है। और झगड़ों के बाद सुलह करना, खुद को गलत मानना या उसे माफ़ करना कितना प्यारा होता है। और वे दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं, जिसे वे नए सिरे से मिले हों, फिर से शादी कर ली हो, जिससे उनका प्यार नए सिरे से शुरू हुआ हो। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है अगर वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उनके बीच चाहे जो भी झगड़े हों, उन्हें अपनी माँ को बुलाकर
उनके बीच में फैसला नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। वे खुद अपने जज हैं। प्यार एक पवित्र रहस्य है और चाहे कुछ भी हो जाए इसे सबसे छिपकर रखना चाहिए। इससे यह और भी पवित्र और बेहतर हो जाता है। वे एक दूसरे का ज़्यादा सम्मान करते हैं और बहुत कुछ सम्मान पर ही बनता है। और अगर एक बार प्यार हो गया, अगर उन्हें प्यार के लिए शादी की है तो प्यार क्यों ख़त्म हो जाएगा? दूर जरूर कोई इससे रख सकता है। ऐसा ऐसा बहुत कम होता है कि कोई इसे न रख सके। और अगर पति दयालु और सीधा है तो प्यार क्यों न टिके? शादीशुदा प्यार का पहला दौर गुजर जाएगा, यह सच है। लेकिन फिर एक प्यार ऐसा प्यार आएगा जो और भी बेहतर होगा। तब आत्माओं का मिलन होगा। उनके पास सब कुछ कॉमन होगा। उनके बीच कोई राज नहीं होगा। एक बार जब उनके बच्चे हो जाएंगे तो सबसे मुश्किल समय भी उन्हें खुशनुमा लगेगा। जब तक प्यार और हिम्मत है, मेहनत भी एक खुशी होगी होगी। आप अपने बच्चों के लिए रोटी से मना कर सकते हैं, वह भी एक खुशी होगी। वे बाद में इसके लिए आपसे प्यार करेंगे तो आप अपने भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आपको लगता है कि आप उनके लिए एक मिसाल हैं, एक सहारा हैं, कि आपके मरने के बाद भी आपके बच्चे हमेशा आपके विचार और भावनाओं को रखेंगे क्योंकि उन्हें वे आपसे मिले हैं। वे शक्ल और रूप ले लेंगे तो आप देखते हैं कि यह एक बड़ा फर्ज है। यह पिता और माँ को करीब लाने में कैसा नाकाम हो सकता है? लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा करना एक आजमाइश है। ऐसा कौन कहता है? यह तो स्वर्ग जैसी है। क्या तुम्हें छोटे बच्चे पसंद हैं, लीजा? वह मुझे पसंद है। तुम्हें पता है तुम्हारी गोद में एक छोटा सा गुलाबी बच्चा है, और कौन सा पति का दिल नहीं भरता अपनी पत्नी को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखकर। एक मोटा सा गुलाबी बच्चा, फैला हुआ और लिपटा हुआ, गोल मटोल छोटे हाथ और पैर, छोड़ साफ साफ छोटे नाखून, कितने छोटे। उन्हें देखकर उन्हें देखकर हंसी आती है। ऐसी आंखें जो ऐसी लगती हैं जैसे वे सब कुछ समझती हैं। और वह चूसता है तो अपने छोटे हाथ से आपको छाती को पकड़ता है और खेलता है। जब उसका पिता ऊपर आता है तो बच्चा खुद को छाती से अलग करता है, खुद को पीछे फेंकता, अपने पिता को देखता हंसता है जैसे कि वह बहुत मज़ेदार हो, और फिर से चूसने लगता है। या जब उसके छोटे दांत निकलेंगे तो वह अपनी माँ के स्तन को काटेगा। आते हुए वह अपनी छोटी आंखों से उसे ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, देखो मैं काट रहा हूँ। क्या यह खुशी की बात नहीं है जब वे तीनों एक साथ होते हैं, पति पत्नी और बच्चा? ऐसे पलों के लिए कोई भी बहुत कुछ माफ़ कर सकता है। हाँ लिजा, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को जीना सीखना चाहिए। यह तस्वीरों से होता है। ऐसी तस्वीरों से ही आप तक पहुंचा जा सकता है। मैंने मन ही मन सोचा, हालांकि मैंने सच में अपनी बात कही थी। और अचानक मेरा चेहरा लाल हो गया। क्या होता अगर वह अचानक जोर से हंसने लगूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। अपने स्पीच के आखिर में मैं सच में बहुत एक्साइटेड था, और अब मेरा घमंड किसी तरह से चोट खा गया। चुप्पी जारी रही। मैं लगभग उसे धक्का दिया। तुम क्यों? उसने कहना शुरू किया और फिर रुक गई। लेकिन मैं समझ गया उसकी आवाज़ में कुछ अलग सा कंपन था। पहले की तरह अचानक कठोर और अड़ियल नहीं, बल्कि कुछ नरम और शर्मिंदा। इतना शर्मिंदा कि मुझे अचानक शर्म और दोषी महसूस हुआ। क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। क्यों तुम किसी किताब की तरह बोलते हो? उसने कहा, और फिर से उसकी आवाज़ में व्यंग्य का भाव था। उस बात से मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। वह वैसा नहीं था जैसा मैं उम्मीद कर रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अपनी भावनाओं को मजाक में छिपा रही थी। यह आमतौर पर शर्मीले और पवित्र मन वाले लोगों की आखिरी पनाह होती है, जब उनकी आत्मा की प्राइवेसी में बहुत बुरी तरह से दखल दिया जाता है और उनका घमंड उन्हें आखिरी पल तक हार मानने के लिए मना कर देता है और आपके सामने अपनी भावनाएं जाहिर करने से कतराते हैं। जिस डर के साथ वह बार बार अपना मजाक उड़ा रही और आखिर में कोशिश करके उसे बोल पाई, उससे मुझे सच का अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने अंदाजा नहीं लगाया और मुझ पर एक बुरी फीलिंग ने कब्जा कर लिया। थोड़ा इंतजार करो, मैंने सोचा। सातवीं सातवीं सात। ओहो चुप रहो लिजा, तुम किताब जैसी होने की बात कैसे कर सकती हो जब यह मुझे एक बाहरी व्यक्ति को भी बीमार कर देती है? हालांकि मैं इसे एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि सच में यह मेरे दिल को छूता है। क्या यह मुमकिन है कि आप यहाँ खुद बीमार महसूस न हो? जाहिर है आदत कमाल करती है। भगवान ही जानता है कि आदत क्या क्या कर सकती है।
कोई भी। क्या तुम सच में सोच सकते हो कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कि तुम हमेशा अच्छे दिखोगे और वे हमेशा के लिए यहीं रखेंगे? मैं यहाँ की ज़िंदगी की घिनौनी बातों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। हालांकि मैं इसके बारे में यह बता दूँ, मेरा मतलब है तुम्हारी अभी भी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ भले ही तुम अभी जवान हो, आकर्षक हो, अच्छी हो, जिस जिसमें जान और एहसास हो, फिर भी तुम जानते हो कि जैसे ही मैं अभी होश में आया, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहने में उल्टी जैसा महसूस हुआ। यहाँ कोई यहाँ तभी आ सकता है जब वह नशे में हो, लेकिन अगर तुम कहीं और होते, अच्छे लोगों की तरह जीते, तो शायद मैं तुम्हारी तरफ ज़्यादा खींचा चला आता, तुमसे प्यार करने लगता, तुम्हारी एक नज़र से खुश हो जाता। एक एक शब्द तो दूर की बात, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा रहता, तुम्हारे सामने घुटने के बल बैठ जाता, तुम्हें अपनी मंगेतर समझता और ऐसा करने की इजाज़त मिलना एक सम्मान की बात समझता। मैं हिम्मत नहीं कर पाता तुम्हारे बारे में गलत सोचा, लेकिन यहाँ देखो, मुझे पता है मुझे सिर्फ सीटी बजानी है और तुम्हें मेरे साथ आना है, चाहे तुम पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हारी मर्जी नहीं देखता, लेकिन तुम मेरी सबसे छोटा मजदूर खुद को काम पर रखता है, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से गुलाम नहीं बनाता। इसके अलावा वह जानता है कि वह जल्द ही फिर से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तुम आज़ाद कब हो? ज़रा सोचो कि तुम यहाँ क्या छोड़ रहे हो, तुम किस चीज़ को गुलाम बना रहे हो। यह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे शरीर के साथ तुम अपनी आत्मा बेच रहे हो, जिसे बेचने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम अपना प्यार हर शराबी को नाराज़ करने के लिए देते हो, प्यार, लेकिन यही सब कुछ खत्म है। लेकिन यही सब कुछ है, तुम जानते हो, यह एक अनमोल हीरा है, यह एक जवान लड़के का खजाना है। प्यार क्यों? एक आदमी उस प्यार को पाने के लिए अपनी आत्मा देने, मौत का सामना करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें प्यार की कीमत की लेकिन अब तुम्हारे प्यार की कीमत कितनी है? तुम सब बिक चुके हो। तुम्हारा शरीर और आत्मा और प्यार के लिए कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम बिना प्यार के सब कुछ पा सकते हो, और तुम जानते हो कि किसी लड़की के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। समझे? हाँ, मैंने सुना है कि वे तुम्हें दिलासा देते हैं, बेचारे बेवकूफ़ों। वे तुम्हें यहाँ अपने लवर रखने देते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि यह बस एक मजाक है, यह बस दिखावा है, यह यह बस तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और तुम इसमें फंस गए हो। क्यों? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि वह सच में तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हारा प्रेमी है? मुझे इस पर यकीन नहीं होता। वह तुमसे कैसे प्यार कर सकता है जब वह जानता है कि तुम में किसी भी पल उससे दूर बुलाया जा सकता है? अगर उसे पता होता तो वह कितना घटिया और आदमी होता। क्या उसके मन में तुम्हारी जरा भी इज्जत होती? तुम में और उसमें क्या मिलता जुलता है? वह तुम पर हंसता और तुम्हें लूटता है, बस यही उसका प्यार है। तुम लकी हो अगर वह तुम्हें नहीं मारता। बहुत मुमकिन है कि वह तुम्हें मारता भी हो। उससे पूछो, अगर तुम्हारे पास कोई है तो क्या वह तुमसे शादी करेगा? वह तुम्हारे मुंह पर हंसेगा अगर वह तुम्हारे मुंह पर थूके नहीं या तुम्हें न एक गुस्सा मारे। हालांकि शायद वह खुद एक पैसे का भी लायक न हो। और अगर तुम सोचो तो तुमने अपनी ज़िंदगी किस लिए बर्बाद की है? उस कॉफ़ी के लिए जो वे तुम्हें पिलाते हैं और जो भरपेट खाना देते हैं, लेकिन वे तुम्हें किस मकसद से खिला रहे हैं? एक ईमानदार लड़का खाना निगल नहीं सकती एक ईमानदार लड़की खाना निगल नहीं सकती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किस लिए खिलाया जा रहा है। तुम यहाँ कर्ज में हो, और जाहिर है तुम हमेशा कर्ज में रहोगे, और तुम आखिर तक कर्ज में ही रहोगे, जब तक कि यहाँ आने वाले लोग तुम्हें बुरा भला न कहने लगें, और यह जल्द ही होगा। अपनी जवानी पर भरोसा मत करो। यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन से जो कुछ भी उड़ता है, तुम्हें पता है, तुम्हें बाहर निकाला जाएगा, और सिर्फ बाहर नहीं निकाला जाएगा, उससे बहुत पहले वह तुम्हें चिढ़ाना, डांटना, गाली देना शुरू कर देगी, जैसे तुमने उसके लिए अपनी सेहत कुर्बान नहीं की हो। अपनी जवानी और अपनी आत्मा उसके लिए फ़ायदे के लिए नहीं नहीं फेंकी हो, बल्कि जैसे तुमने उसे बर्बाद कर दिया हो, उसे कंगाल कर दिया, उसे लूट लिया हो। और किसी से यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारा साथ देगा। दूसरे तुम्हारे साथी तुम पर भी हमला करेंगे, उसका साथ पाओगे, क्योंकि यहाँ सब गुलामी में हैं, और बहुत पहले अपना ज़मीर और दया खो चुके हैं। वे पूरी तरह से बुरे हो गए हैं, और दुनिया में उनके साथ बुरा बर्ताव करने से ज़्यादा बुरा, घिनौना और बेइज्जती करने वाला कुछ भी नहीं है। और या तुम यहाँ सब कुछ बिना किसी शर्त के छोड़ रहे हो? जवानी, सेहत, खूबसूरती और उम्मीद। और 22 साल की उम्र में तुम 35 साल की
औरत जैसे दिखोगे, और अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम खुदकिस्मत होगे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। बेशक तुम अब सोच रहे होगे कि तुम्हारे पास मौज मस्ती का समय और करने के लिए कोई काम नहीं, फिर भी दुनिया में इससे ज़्यादा मुश्किल डरावना कोई काम नहीं है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई सोचेगा कि दिल अकेले ही आंसुओं से थक जाओगे, और जब वे तुम्हें यहाँ से भगाएंगे तो तुम एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं करोगे, आधा शब्द भी नहीं। तुम ऐसे ही चले जाओगे जैसे तुम्हारी गलती हो। आप दूसरे घर में जाएंगे, फिर तीसरे घर में, फिर कहीं और, जब तक आखिर में हम मार्केट नहीं पहुंच जाते। वहां आपको हर मोड़ पर पीटा जाएगा। यही यही वहाँ की अच्छी तमीज़ है। आने वाले लोग बिना पीटे दोस्ताना व्यवहार करना नहीं जानते। आपको यकीन नहीं होता कि वहाँ इतनी नफरत है। कभी जाकर खुद देखिए। अपनी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक बार नए साल के दिन मैंने एक औरत को दरवाजे पर देखा। उन्होंने मजाक में उसे बाहर निकाल दिया ताकि उसे ठंड का स्वाद चखाया जा सके, क्योंकि वह इतना रोते हुए। उन्होंने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सुबह 9 बजे तक वह पहले से ही काफ़ी नशे में थी। अस्त व्यस्त, आधी नंगी, चोटों से भरी हुई। उसका चेहरा पाउडर से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंख में चोट लगी थी। उसकी नाक और दांतों से खून बह रहा था। किसी कैब वाले ने अभी अभी उसे पीटा था। वह पत्थर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके हाथ में किसी तरह की नमकीन मछली थी। वह रो रही थी, अपनी किस्मत के बारे में कुछ कुछ कह रही थी, और सीढ़ियों पर मछली से मार रही थी। और कैब वाले और नशे में धुत सैनिक दरवाजे पर भीड़ लगाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम कभी ऐसी हो जाओगी। मुझे भी यह मानने में दुख होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता, शायद 10 साल 8 साल पहले वह नमकीन मछली वाली औरत यहाँ एक देवदूत की तरह ताज़ा, मासूम, पवित्र और किसी बुराई को न जानने वाले हर शब्द पर शर्माती हुई आई थी। शायद वह तुम्हारी तरह थी, घमंडी, बुरा मानने को तैयार, दूसरों की तरह नहीं। शायद वह एक रानी जैसी दिखती थी और जानती थी कि उस आदमी के लिए क्या खुशी है जो उसे प्यार करेगा और जिससे वह प्यार करेगी। क्या तुमने देखा कि इसका अंत कैसे हुआ? और क्या होता अगर उसी पल, जब वह उस मछली के साथ गंदी सीढ़ी पर मार रही होती, नशे में अस्त व्यस्त, क्या होता अगर उसी पल उसे अपने पिता के घर में शुरुआती पवित्र दिन याद आते, जब वह स्कूल जाती और पड़ोसी का बेटा रास्ते में उसका इंतजार करता, या कहते हुए कि जब तक जिंदा रहेगा उससे प्यार करेगा, कि वह अपने जीवन उसके लिए समर्पित कर देगा। जब उन्होंने एक दूसरे से हमेशा प्यार करने और जल्द से जल्द शादी करने की कसम खाई, वे बड़े हो गए थे। नहीं लिजा, तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी अगर तुम भी उस औरत की तरह किसी कोने में, किसी तहखाने में जल्दी से कंजप्शन से मर जाओ। हॉस्पिटल में तुम कहती हो अगर वे तुम्हें ले जाएं तो तुम लकी हो, लेकिन क्या होगा अगर तुम अभी भी यहाँ मैडम के काम आ सको? कंजप्शन एक अजीब बीमारी है। यह बुखार जैसे नहीं है। मरीज आखिरी मिनट तक उम्मीद करता रहता है और यह कहता है कि वह ठीक है। वह खुद को धोखा देता है और यह तुम्हारी मैडम को सूट करता है। शक मत करो, ऐसा ही होता है। तुमने अपनी आत्मा बेच दी है और इससे भी ज़्यादा तुम पर पैसे उधार हैं। इसलिए तुम एक भी शब्द नहीं कह सकती। लेकिन जब तुम मर रही होगी तो सब तुम्हें छोड़ देंगे, सब तुम्हें मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि तब तुमसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और वे तुम्हें जगह को गंदा करने के लिए, मरने के में इतनी देरी के लिए बुरा भला कहेंगे कि तुम कितनी भी मिन्नतें करो, तुम्हारे बिना गाली दिए पानी नहीं मिलेगा। तुम कब जा रही हो? तुम गंदी बदचलन औरत हो, अपने घरा से हमें सोने नहीं देती, तुम आदमियों को बीमार कर देती हो। यह सच है, मैंने खुद ऐसी बातें सुनी हैं। वे तुम्हें मरते हुए तय खाने के सबसे गंदे कोने में धकेल देंगे। नमी और अंधेरे में वहाँ अकेले पड़े हुए तुम्हारा ख्याल होंगे। जब तुम मरोगे तो अनजान हाथ तुम्हें कुड़कुड़ाते और बेसब्री से लिटा देंगे। कोई दुआ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आह नहीं भरेगा। वे बस तुम्हें से जल्दी से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे एक ताबूत खरीदेंगे, तुम्हें कब्र में ले जाएंगे, उन्हें जैसा उन्हें आज उस बेचारी औरत के साथ किया, और शराब खाने में तुम्हारी याद में जश्न मनाएंगे। कब्र में ओले, गंदगी, गीली बर्फ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसे नीचे गिरा दो। बौनाहा, यह उसकी किस्मत की है। यहाँ भी वह सबसे आगे है, बदतमीज, रस्सी छोटी कर बदमाश जैसा है वैसा ही ठीक है ना? क्यों? वह अपनी तरफ है। आखिरकार वह भी एक साथी थी। लेकिन कोई बात नहीं, उस पर मिट्टी डाल दो। वे तुम्हारे लिए झगड़ने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। वे जितनी जल्दी हो सके गीली नीली मिट्टी बिखेर देंगे और शराब खाने चले जाएंगे, और वहीं धरती पर तुम्हारी याद खत्म हो जाएगी। दूसरी औरतों के बच्चे होते हैं जो अपनी कब्रों में जाते हैं,
पिता, पति, जब तुम्हारे लिए न आंसू, न आह, न याद, पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारा नाम धरती से मिट जाएगा। मानो आप कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, कभी पैदा ही नहीं हुए थे। गंदगी और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं। चाहे आप रात में अपने ताबूत के ढक्कन पर कितना भी दस्तक दें, जब मरे हुए लोग चाहते उठाते हैं, चाहे आप कितना भी चिल्लाएं, मुझे बाहर निकालो। अच्छे लोग लोग दिन की रोशनी में जीने के लिए मेरी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्तनों की तरह फेंक दिया गया है, इसे शराब खाने में पी लिया गया है। हेम मार्केट, मुझे बाहर निकालो। अच्छे लोगों, ताकि मैं दुनिया में रह सकूं। और मैंने खुद को इतना उत्तेजित कर लिया है कि मेरे गाल में भी गांठ सी आ गई है, और अचानक मैं रुक गया, घबरा कर बैठ गया और डर से झुककर धड़कते दिल से सुनने लगा। मेरे परेशान होने की वजह थी। मुझे कुछ समय से लग रहा था कि मैं उसकी आत्मा को उल्ट पुल्ट कर रहा हूँ और उसका दिल चीर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा मुझे इस बात पर यकीन होता गया, उतना ही ज़्यादा मैं अपने मकसद को जल्द से जल्द और असरदार तरीके से पाना चाहता था। यह मेरे हुनर का इस्तेमाल था, मुझे जिसने मुझे अपनी ओर खींचा। और फिर भी यह सिर्फ मजाक नहीं था। मुझे पता था कि मैं सख्ती से, बनावटी तरीके से, यहाँ तक कि किताबी अंदाज में बोल रहा था। असल में मैं किताब की तरह के अलावा कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता था, मुझे लगा कि मैं समझा जाना चाहिए और यह किताबीपन ही मदद कर सकता है। लेकिन अब अपना अक्सर पाकर मैं घबरा गया। मैंने पहले कभी ऐसी निराशा नहीं देखी थी। वह मुंह के बल लेटी हुई थी, अपना चेहरा तकिए में घुसाई हुए थी और उसे दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। उसका दिल टूट रहा था। उसका जवान पूरे शरीर कांप रहा था और ऐसी ऐंठन हो रही थी, ऐसी दबदबी से सिसकियां उसके सीने से निकल गई थी और अचानक रोने और विलाप करने लगी। फिर वह तकिए में और कसकर लिपट गई और वह नहीं चाहती थी कि यहाँ कोई भी एक भी इंसान उसके दुख और आंसुओं के बारे में जाने। उसने तकिए को काटा और अपने हाथ को तब तक काटा जब तक उसमें से खून नहीं निकलने लगा। मैंने यह बाद में देखा, या अपने बिखरे बालों में उंगली डालकर खुद को रोकने की कोशिश में अकड़ गई। अपनी सांस रोक ली और दांत बीच लिए। मैंने कुछ कहना शुरू किया, उसे शांत होने की गुजारिश की, लेकिन मुझे लगा कि मेरी हिम्मत नहीं है। और अचानक एक तरह की ठंडी कपकपी में, लगभग डर के मारे, अंधेरे अंधेरे में टटोलने लगा। जल्दी से कपड़े पहनने की कोशिश करने लगा। अंधेरा था, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी से कपड़े नहीं पहन सका। अचानक मुझे माचिस की एक डिब्बी मिली और एक मोमबत्ती की तिल्ली महसूस हुई, जिसमें एक पूरी मोमबत्ती थी। जैसे जैसे ही कमरे में रोशनी हुई, लीजा उछलकर बिस्तर पर बैठ गई और बिगड़े हुए चेहरे और आधी पागल मुस्कान के साथ, लगभग बिना होश के, मुझे देखने लगी। मैं उसके पास बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिए। वह होश में आई, अचानक मेरी तरफ बढ़ी, मुझे पकड़ना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं, और धीरे से मेरे सामने अपना सिर झुका लिया। लीजा मेरी प्यारी, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन मेरा हाथ अपनी उंगलियों में इतनी जोर से दबा लिया कि मुझे लगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, और मैं रुक गया। यह मेरा पता है लिजा, मेरे पास आओ, मैं आऊँगी, उसने पक्के इरादे से जवाब दिया, और उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। लेकिन अब मैं जा रही हूँ, गुड बाय, जब तक हम फिर से नहीं मिलते। मैं उठा, वह भी खड़ी हो गई और अचानक उसका चेहरा लाल हो गया। वह काँप उठी। उसने कुर्सी पर पड़ी शॉल उठाई और अपनी ठुड्डी तक ओढ़ लिया। जैसे ही उसने किया, इस पर उसने एक और बीमार सी मुस्कान दी और शर्मा गई और मुझे अजीब तरह से देखा। मुझे बुरा लगा। मैं वहाँ से जल्दी में था, गायब करने के लिए। 1 मिनट रुको। 1 मिनट रुको, उसने अचानक कहा। दरवाजे के पास वाले रास्ते में और मेरे ओवरकोट पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। उसने जल्दी से मोमबत्ती नीचे रखी और भाग गई। जाहिर है कि उसने सोचा था या मुझे कुछ दिखाना चाहती थी। भागते समय वह शर्मा गई, उसकी आंखें चमक उठी, उसके होठों पर मुस्कान थी। इसका मतलब क्या था? अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने इंतजार किया। वह 1 मिनट बाद ऐसे एक्सप्रेशन के साथ वापस आई जैसे किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हो। असल में वह यही वही चेहरा नहीं था, पिछली शाम जैसा लुक नहीं था, उदास से शक करने वाला, जिद्दी। उसकी आंखें अब गुजारिश करने वाली, नरम और साथ ही भरोसेमंद, प्यार करने वाली, डरपोक थी। वह एक्सप्रेशन जैसे बच्चे उन लोगों को देखते हैं जिसे वे बहुत पसंद करते हैं, जिनसे वे कोई एहसान मांग रहे होते हैं। उसकी उसकी
हल्की तेज आंखें थी, वे प्यारी आंखें थीं, जिंदगी से भरी हुई और प्यार के साथ साथ उदास और नफरत भी जाहिर कर सकती थी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन दिए। जैसे जैसे कि मैं एक तरह से ऊपर वाला इंसान होने के नाते बिना एक्सप्लेनेशन के सब कुछ समझ जाता हूँ। उसने मुझे कागज का टुकड़ा दिया। उस पल उसका पूरा चेहरा एक मासूम था, लगभग बचकानी जीत के से चमक रहा था। मैंने उसे खोला। यह एक मेडिकल स्टूडेंट या उसी तरह के किसी इंसान का उसे लिखा हुआ एक लेटर था। यह एक बहुत ही दिखावटी लेकिन बहुत इज्जत वाला लव लेटर। मुझे अब यह शब्द याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिखावटी बातों के बीच में एक सच्ची फीलिंग साफ दिख रही थी, जिसे दिखाया नहीं जा सकता था। जब मैंने उसे पढ़ना खत्म किया तो उसकी चमकती, सवाल करती और बचकानी बेसब्र आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी और बेसब्री से इंतजार करने लगी कि मैं क्या कहूँ। कुछ बातों में जल्दी जल्दी, लेकिन एक तरह की खुशी और गर्व के साथ उसने मुझे बताया कि वह कहीं एक प्राइवेट घर में डांस करने गई थी। बहुत अच्छे लोगों का परिवार, जिन्हें कुछ नहीं पता था, बिल्कुल कुछ नहीं, क्योंकि वह यहाँ हॉल में आई थी और यह सब कुछ हो गया और उसे रुकने का मन नहीं बनाया बनाया था। और जैसे ही वह अपना कर चुका देगी, वह निश्चित रूप से चली जाएगी। और उस पार्टी में वह स्टूडेंट भी था जिसने पूरी शाम उसके साथ डांस किया था। उसने उससे बात की थी और पता चला कि उसे बचपन में रीगा में जानता था। वे साथ खेले थे, लेकिन बहुत समय पहले, और उसके माता पिता को जानता था, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, और उसे कोई शक नहीं था। और डांस के अगले दिन, 3 दिन पहले, उसने उसे एक लेटर उस दोस्त के जरिए भेजा था जिसके साथ वह पार्टी में गई थी। और खैर, बस इतना ही। बात खत्म करते हुए उसने शर्म से अपनी चमकाती हुई आंखें झुका ली। बेचारी लड़की उस स्टूडेंट के लेटर को एक कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखे हुए थी और उसने लेने के लिए दौड़ी थी, जो इकलौता खजाना था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं यह जाने बिना चला जाऊं कि उसे भी सच में और सच्चे दिल से प्यार किया जाता था, कि उसे भी इज्जत से बुलाया जाता था। इसमें कोई शक नहीं है कि वह लेटर उसके बक्से में पड़ा रहना था और उसका कोई नतीजा नहीं निकलना था। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि वह इसे जिंदगी भर कीमती खजाने की तरह अपने घर और वजह की तरह संभाल कर रखेगी। और अब ऐसे पल उसे वह लेटर याद आया और वह उसे बोले बाले गर्व के साथ मेरी नज़रों में लाने के लिए लाई, ताकि मैं देख सकूं कि मैं भी उसके बारे में सोचूं, अच्छा सोचूं। मैंने कुछ नहीं कहा, उसका हाथ दबाया और बाहर चला गया। मैं इतना चाहता था कि मैं घर तक पैदल चलूं, इस बात के बावजूद कि दूर पिघलती हुई बर्फ अभी भारी मात्रा में गिर रही थी। मैं थक थक गया था, टूट गया था, हैरान था। लेकिन बर्फ के पीछे हैरानी की बात है कि सच पहले से ही चमक रहा था, घिनौना सच।